ओके जी, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सो फंक्शंस इन जेएस। सो क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी अगर पुराना मटेरियल आपको देखना है, कुछ भी पुराना हमारी क्लासेस में क्या हुआ जानना है, सो आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। ठीक है जी। तो अभी शुरू करते हैं आज की क्लास, फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। सो फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। सो फंक्शंस क्या होते हैं? सो बेसिकली कोडिंग में हमारे पास बहुत बार ऐसे होता है कि हमें एक ही कोड को बार बार रीयूज करना होता है, या हमें बार बार सेम पीस ऑफ फंक्शनैलिटी चाहिए होती है। मान लो दो नंबर्स को ऐड करना है तो हमें वो चीज कई बार रिपीटेडली चाहिए होती है। तो एडिंग टू नंबर्स इज अ प्रीटी इजी टास्क, बट कई बार काफी कॉम्प्लेक्स टास्क भी हमें रिपीटेडली चाहिए होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शंस बना के रख लेते हैं, एंड जब भी हमें वो फंक्शंस चाहिए होते हैं हम उन्हें यूज कर लेते हैं। तो फंक्शंस लिखने के तीन तरीके होते हैं, बेसिक तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट में। पहला है फंक्शन, देन उसका नाम, लेट्स से फर्स्ट फंक्शन, then brackets, then curly brackets, parentheses and then curly brackets. So this is the syntax of writing a function. एक और भी syntax है, वो है कि let second function is equal to function parentheses and then curly brackets. So ये दूसरा तरीका है functions को लिखने का। पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया। एक और तरीका है which is called arrow functions. arrow functions जावास्क्रिप्ट में ES6 में इंट्रोड्यूस हुए थे। सो दिस इज द लेटेस्ट थिंग इन जावास्क्रिप्ट which most developers use these days. arrow functions को ही हम यूज करते हैं। तो arrow functions को कैसे लिखते हैं? सो const कोई वो जरूरी नहीं है, let const आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे const यूज कर सकता हूँ। तो const arrow नाम लिखेंगे is equal to parenthesis, देन हमें एक एरो देनी होती है इक्वल टू एंड देन ग्रेटर देन साइन, देन curly brackets. So these are the three basic form of writing functions in JavaScript. So इन तीनों की जो इंटरनल वर्किंग है वो डिफरेंट होती है। वो डिफरेंट कैसे होती है वो मैं अभी बताता हूँ। बट ये तीनों वैलिड सिंटेक्स हैं फंक्शंस लिखने के जावास्क्रिप्ट में। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक वन। तो अभी के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। लेट मी राइट इट लाइक console.log first function runs. So whenever this function runs, this piece of line will be executed. So सेव करते हैं, एंड देखो सिर्फ सेव करने से हमारे पास कुछ भी रिजल्ट नहीं आता होता। फंक्शंस हमारे पास वो पीस ऑफ कोड होते हैं जिनको हम कभी भी यूज कर सकते हैं। तो उन्हें यूज करने के लिए हमें उन्हें कॉल करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, और फंक्शन को कॉल करने का तरीका सेम ही है तीनों केसेस में। वो है ये फंक्शन का नाम, उसके आगे पेरेंथेसिस लगा के हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब जैसे ही ये चीज रन होगी तो इस फंक्शन के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा वो रन हो जाएगा। सेव करते हैं। तो देखो यहाँ पे आउटपुट हमारे पास आ गई है, फर्स्ट फंक्शन रन्स लिखा हुआ आ गया। सो सेम चीज अगर मैं बाकियों के लिए भी करूं तो यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड, थर्ड, एंड यहाँ पे हम इसको कॉल कर देते हैं सेकंड वाले को, और इसको भी कॉल कर देते हैं एरो फंक्शन को कॉल। ठीक है जी, तो इन तीनों को कॉल कर दिया मैंने। सेव करते हैं। देखो तीनों की आउटपुट हमारे पास आ गई है। सो ये तीनों रन हो गए। इन तीनों के अंदर हम कोई भी पीस ऑफ कोड लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो
इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ। बट बेसिकली फंक्शन समझो कि फंक्शन होता क्या है। तो अभी के लिए इसको और इसको कमेंट कर देते हैं और देखते हैं फंक्शन के बारे में और दो तीन चीजें देखते हैं। तो दिस इज, ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन में हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। तो दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक होती है पैरामीटर एंड एक होता है आर्ग्यूमेंट्स। तो पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स में क्या फर्क है? लोग अक्सर इन दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं, बट हमने कंफ्यूज नहीं होना। हमें पता होना चाहिए कि पैरामीटर और फंक्शंस आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। सो यहाँ पे हम पैरामीटर्स दे सकते हैं, पैरम 1, पैरम 2, ऐसे करते करते कितने भी पैरामीटर्स हम दे सकते हैं। तो पैरम 1 और पैरम 2 मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे। एंड जब भी हम इसके अंदर कुछ भी पास कर रहे होंगे, तो जहां पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं वहां पे हमें इनकी वैल्यूज को देना पड़ता है। जैसे मैं एक बार एक स्ट्रिंग दे देता हूँ। जैसे मैंने लिखा हेलो और कॉमा लगा के मैं वर्ल्ड लिख देता हूँ। हेलो वर्ल्ड मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज मैं देता हूँ ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, और ये वैल्यूज यहाँ पे ये गेट कर लेगा, मतलब यहाँ पे ले लेगा। तो अब इन पैरामीटर्स को हमें अपने कोड में यहाँ पे फंक्शन में यूज कर सकते हैं हम। ये फंक्शंस को डायनामिक बनाता है। तो अगर मेरे को इन दोनों को यूज करना है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, यूज कुछ पैरम 1 प्लस पैरम 2। तो अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो देखो ये पहले थोड़ा लाइटर थे, अब ये डार्क हो गए। तो अगर मैं सेव करता हूँ, देखो हेलो वर्ल्ड मेरे पास लिख के आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूज कर लिया था। यहाँ पे मैंने हेलो पास किया था और यहाँ पे मैंने वर्ल्ड पास किया था, तो ये दोनों कनकैट हो गए। तो इस तरह से पैरामीटर्स पास हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं और यहाँ पे भी हो सकते हैं, एरो फंक्शन में भी, और इस तरह से इस वाले फंक्शन में भी हो सकते हैं। हर तरह फंक्शन की, दिस इज अ बेसिक वर्किंग ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास और एक दो चीजें होती हैं जो फंक्शंस में समझनी जरूरी है हमारे पास। तो एक बार के लिए इसको हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट्स सपोज 5 एंड कॉमा 6 ले लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ए बी ले लेते हैं। एंड यहाँ पे हम, अब हमें पहले हम कंसोल लॉग कर रहे थे, लेकिन अब हम कंसोल लॉग नहीं करेंगे। कंसोल लॉग क्या करता है कि फंक्शन में, ठीक है, कंसोल लॉग लिखा हुआ था तो वो रन हो गया और यहाँ पे दिख गया। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हम चाहते हैं कि फंक्शन में से कुछ एक वैल्यू हमारे पास आए और उस वैल्यू को हम स्टोर करके रखें। तो वो कैसे होता है, हम यहाँ पे एक कीवर्ड लिखते हैं जिसका नाम होता है रिटर्न। रिटर्न हमने जहां पे भी लिख दिया फंक्शन में, उसके आगे कोड रन नहीं होता। तो जहां पे मैंने, अगर यहाँ पे मान लो मैंने रिटर्न लिखा और फिर मैं लिखता हूँ a प्लस बी, तो ये फंक्शन जब भी चलेगा तो ये रिटर्न करेगा a प्लस बी की वैल्यू। अब अगर मैं मान लो यहाँ पे सेव करता हूँ तो कंसोल में कुछ भी नहीं आया, तो मेरी वैल्यू कहाँ गई? मुझे मेरी वैल्यू को सेव करना पड़ेगा एक वेरिएबल में। सो वो वेरिएबल यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, ऐसे करके मेरी फंक्शन कॉल के अंदर मेरे पैरामीटर्स, सॉरी आर्ग्यूमेंट्स। तो सेव करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट मैंने कंसोल नहीं किया, रिजल्ट को कंसोल करते हैं, सेव करते हैं, तो 11 आ गया। गॉट इट? तो यहाँ पे हम पैरामीटर्स पास, आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, यहाँ पे पैरामीटर्स आ जाएंगे वो, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे कई बार ऐसे होता है कि मान लो मैंने पास सिर्फ एक ही पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है, एक ही पैरामीटर पास कर दिया, तो अब क्या होगा देखते हैं, लेट्स सी। सेव करते हैं, NaN आ गया। NaN क्यों आया, अब ये देख लेते हैं NaN क्यों आया। कंसोल लॉग करते हैं, a कॉमा b। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई a में कौन सी वैल्यू आई, b में कौन सी वैल्यू आई, जिसकी वजह से जो इसने रिटर्न किया वो NaN था। तो जब मैं सेव करता हूँ तो मुझे मिला 5 और अनडिफाइंड। मतलब a में मेरा 5 आ रहा है, बट b में अनडिफाइंड आ रहा है।
अगर मैं जितने पैरामीटर्स चाहिए उनसे कम पास करूंगा तो बाकी के जितने होंगे उनमें अनडिफाइंड वो खुद ब खुद मान लेगा। तो अनडिफाइंड प्लस 5 इज नॉट अ नंबर, सो इट इज शोइंग करेक्ट कि आप 5 को अनडिफाइंड में ऐड नहीं कर सकते। ओके, बट इस चीज कई बार ऐसे होता है, तो इसके लिए एक सोल्यूशन है विच इज कॉल्ड अ डिफॉल्ट वैल्यू। यहाँ पे मैं इज इक्वल टू लिख के एक नंबर दे सकता हूँ, लेट्स से भी 0 दे दिया मैंने। ठीक है, एक बेसिक वैल्यू दे दी 0 कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी पास नहीं कर रहा तो इसकी वैल्यू 0 है। तो सेव करते हैं। अब यहाँ पे 5 और 0 आया और रिजल्ट मेरा आया 5। तो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट मान लूं, मैं इन दोनों को डिफॉल्ट वैल्यू दे सकता हूँ। सेव करता हूँ, रिजल्ट अभी भी सेम आएगा क्योंकि मैंने एक में तो 5 पास किया ही था। सो दिस इज डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अ पैरामीटर इज इक्वल टू करके डिफॉल्ट वैल्यू हम लिख सकते हैं। रिटर्न कीवर्ड आपको पता चल गया, डिफॉल्ट वैल्यू आपको पता चल गई। किसी भी फंक्शन में हम कंसोल लॉग कर सकते हैं या कुछ भी बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स कोड भी लिख सकते हैं किसी भी फंक्शन में। फंक्शन को रीयूज कर सकते हैं, उसके नाम से उसको कॉल कर सकते हैं, पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। पैरामीटर्स कुछ भी हो सकते हैं, इंटीजर इंटीजर नहीं होता, सॉरी, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ तक हमने देख लिया है। अब हम एक बेसिक सा एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि भाई कई बार इंटरव्यूज में पूछ लेते होते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन स्टेटमेंट वर्सेस फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन स्टेटमेंट वर्सेस फंक्शन एक्सप्रेशन। तो फंक्शन स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन कुछ भी एज सच इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस दिस इज, ये जो फंक्शन लिखने का तरीका है दिस इज कॉल्ड फंक्शन स्टेटमेंट, एंड ये वाला जो तरीका है दिस इज कॉल्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि दिस इज अ फंक्शन जो हमने मतलब बिल्कुल एक कह सकते हो कि हमने प्रॉपर फंक्शन लिख के एंड फिर उसका नाम लिख के उसे यूज किया। यहाँ पे हमने फंक्शन को स्टोर किया है एक वेरिएबल में, जैसे हम एक नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर करते हैं, सो हमने उस तरह से इस चीज को स्टोर किया है। हमने एक फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर किया है। सो इन दोनों की जो वर्किंग है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है उस वजह से। सो एक तो डिफरेंस यही है कि इन दोनों को लिखने के तरीके में फर्क है, फंक्शन स्टेटमेंट वर्सेस फंक्शन एक्सप्रेशन में, कि हम इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं और इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। बट इसकी एक इंटरनल वर्किंग में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि अगर मान लो मैं इसको इसके अगर मैं इन दोनों को ऊपर कॉल कर दूं, अगर मैं इन दोनों को ऊपर कॉल कर दूं, इन दोनों की डेफिनेशन से पहले, इन दोनों को डिफाइन करने से पहले ही कॉल कर दूं, तो सेव कर देखना सेव करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, इन दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आएगा। सेव करते हैं, देखो ऊपर वाले ने मेरे को आंसर दे दिया विच इज कंसोल लॉग 0 0, उसका कंसोल लॉग उसने बिल्कुल करेक्टली कंसोल कर दिया। रिटर्न का उसने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैंने सारा कोड इसको कमेंट कर दिया, तो रिटर्न का तो कोई फायदा नहीं हुआ, रिटर्न वैसे भी उसने 0 किया होगा। और ये वाला जो था इसने एक एरर दे दिया, कहता है अनकॉट रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस सेकंड फंक्शन बिफोर इनिशियलाइजेशन एट दिस। तो फंक्शन एक्सप्रेशन को हम एक्सेस नहीं कर सकते जब तक हमने उसे डिफाइन नहीं किया। फंक्शन स्टेटमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं इवन बिफोर डिफाइनिंग इट। ठीक है जी, हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इस लाइन को फर्स्ट फंक्शन की जो कॉल है हम इसको इसके ऊपर लिख सकते हैं। ये क्यों होता है, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है जावास्क्रिप्ट में वो हम बाद के किसी लेक्चर्स में सेशन में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बस इतना बेसिक डिफरेंस समझो कि द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज इज firstly the writing part, the syntax part. Second thing is we are storing it in a variable. Third thing is that we cannot call this
before initializing, and this is due to hoisting. So this is because of hoisting. तो ये हम आने वाले कभी किसी क्लास में पढ़ेंगे. दिस इज अ इंटरव्यू क्वेश्चन, होस्टिंग. ओके. सो दिस इज होस्टिंग इज कि मतलब इंटरनली कैसे काम करती है जावास्क्रिप्ट, फिर किसी आपको सेशन में बताएंगे. तो एरो फंक्शन की केस में एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है. एक बार एरो फंक्शन भी कर लेते हैं. इसमें भी सेम ही रिजल्ट आना चाहिए फंक्शन एक्सप्रेशन की तरह, क्योंकि इसको भी हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं. तो देख लेते हैं, सेव करते हैं. तो वो चलेगा ही नहीं. एक सेकंड, इसको कमेंट करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, सेव करते हैं. सो सेम एरर आ रहा है, कैन नॉट एक्सेस एरो फंक्शन बिफोर इनिशियलाइजेशन, बिकॉज यहाँ पे भी हम एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर रहे हैं. तो ये भी ऑलमोस्ट सेम काम करता है इसकी तरह, बट देयर आर डिफरेंसेस एरो फंक्शन. देखते हैं अभी क्या है. तो इन तीनों को मैं कर देता हूँ कमेंट. हम दिस इज नॉट रिकमेंडेड कि आप ऊपर कॉल करो, नीचे ही कॉल करनी है. हमने फंक्शन को डिफाइन करने के बाद ही कॉल करनी है फंक्शन को. तो इन तीनों को डिफाइन किया हुआ है हमने अभी. और अभी हम देखते हैं व्हाट इज anonymous functions. लेट्स सी व्हाट आर anonymous functions. so anonymous functions, तो यहाँ पे anonymous का मतलब होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, अता पता नहीं होता जिसका कोई. तो दिस इज कॉल्ड एन anonymous फंक्शन जिसमें कोई भी नाम नहीं है. देखो इतना पोर्शन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये ऊपर वाले से सेम ही है, बस नाम नहीं है यहाँ पे. तो anonymous फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ब्रैकेट parenthesis and then curly brackets. So this is a anonymous function, but ये error दे देता है. This is not a valid syntax to write functions. यहाँ पे function का नाम देना जरूरी है. But why anonymous functions are important? Because हम functions को इस तरह से जब हम variable में store कर रहे होते हैं, या फिर कुछ एक particular usages में हमें function का नाम देने की जरूरत नहीं होती. वो मैं आपको अभी यूज करके दिखाता हूँ कि किन किन कैसे कैसे केसेस में हमें जरूरत नहीं होती फंक्शन का नाम देने की. तो वहां पे फंक्शन बन जाता है एक अनोनिमस फंक्शन. उन केसेस में फंक्शन एक अनोनिमस फंक्शन बन जाता है. तो एक छोटा सा काम कर ही लेते हैं. छोटा सा काम कर लेते हैं. यहाँ पे चलते हैं हम, एंड हम कहते हैं बूटस्ट्रैप पे चलते हैं. बूटस्ट्रैप में जाके हम एक सो बूटस्ट्रैप में जाके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक CSS का लिंक ले लिया हमने. एक हमने अपनी जावास्क्रिप्ट के लिए लिंक ले लेते हैं. तो हमने एक CSS का लिंक ले लिया, जावास्क्रिप्ट का लिंक ले लिया. सेव करते हैं. इसमें अभी हम लोग जाते हैं डॉक्स में. सो डॉक्स में जाके हम एक बटन उठा के लेके आते हैं. बटन्स में जाते हैं, ये वाला बटन कॉपी करते हैं, सी करते हैं, करते हैं. यहाँ पे प्राइमरी की जगह लिख देते हैं क्लिक मी लिख देते हैं. सेव करते हैं. तो जैसे ही मैं सेव करूंगा, यहाँ पे एक बटन मेरे पास बन के आ गया जिस पे लिखा है क्लिक मी. तो मैंने बूटस्ट्रैप से एक बटन उठाया जिस पे लिखा है क्लिक मी. एक सेकेंड, व्हाई दिस इज नॉट ओके. सो जिस पे लिखा है क्लिक मी, इसको थोड़ा सा इस तरह से. ओके. तो अभी क्या मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं इस पे क्लिक करूँ तो कुछ एक काम हो. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लेट्स सपोज लेट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर. यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन. ठीक
डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बटन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लिक, कि जब भी इस बटन पे क्लिक किया जाए तो क्या कर दो, एक फंक्शन चला दो, फंक्शन चला दो एक फंक्शन को आप run करो। अभी के लिए इसको चलो इस तरह से नहीं लिखता मैं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट फंक्शन दे देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट फंक्शन। जब भी इस पे क्लिक करो तो फर्स्ट फंक्शन को रन कर दो। और फर्स्ट फंक्शन में मैंने क्या लिख रखा है, एक सेकेंड, सेकेंड फंक्शन कर देते हैं, तो सेकेंड फंक्शन रन कर देते हैं। एक सेकेंड, सेकेंड फंक्शन कर देते हैं। सो सेकेंड फंक्शन में हमने क्या दिया, कंसोल लॉग सेकेंड फंक्शन रन। सेव करते हैं एंड हमने बटन पे क्लिक करते हैं। देखो जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया, सेकंड फंक्शन रन्स, सेकंड फंक्शन रन, जितनी बार भी क्लिक करूंगा यहाँ पे एक नंबर बढ़ रहा है। तो मैंने किया क्या, एक बटन उठा के लेके आया, बटन को मैंने पहले सेलेक्ट किया, दीज ऑल आर सिलेक्टर्स, तो ये हम पढ़ेंगे। एंड यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया अपना बटन, और बटन में सेव किया। फिर बटन के हमने एक इवेंट लिस्नर लगाया, जिसमें हमने कहा कि अगर क्लिक किया जाए तो सेकंड फंक्शन को रन कर दो। सेकंड फंक्शन में क्या लिखा था, कंसोल लॉग सेकंड फंक्शन रन। अब यहाँ पे मैंने क्या शो करना था, अनोनिमस फंक्शंस। अब यहाँ पे तो जैसे मैंने एक अलग से फंक्शन लिखा, फिर यहाँ पे उसका नाम लिख दिया। इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ फंक्शन ब्रैकेट्स लगा के, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को नाम लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कंसोल लॉग इनर फंक्शन रन्स, इनर फंक्शन रन्स। सेव करता हूँ एंड जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इनर फंक्शन रन्स, जैसे बार बार क्लिक कर रहा हूँ तो वो नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज हाउ anonymous functions are used at places like this. ओके, सो एक और चीज होती है जिसके हम बोलते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। सो नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन क्या चीज होती है, नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, अभी जैसे हमने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट सेकंड फंक्शन, फिर हमने उसके आगे एक फंक्शन लिख दिया, अनोनिमस फंक्शन लिख दिया। अब यहाँ पे अगर हम एक नाम ऐड कर दें, मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्स वाई जेड ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे एक्स वाई जेड ऐड कर देते हैं, तो हमने एक नाम यहाँ पे भी दे दिया, एक नाम यहाँ पे भी दे दिया। सो दिस इज कॉल्ड नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ये पूरा था फंक्शन एक्सप्रेशन, अब हो गया नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, बस और तो कुछ भी नहीं है, नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। अब अगर मान लो मैं इसको कॉल करूं, मैं इसको कॉल करूं यहाँ पे सेकंड फंक्शन को कॉल करते हैं, तो काम तो अभी भी सेम ही होगा। सेव करते हैं, सेकंड फंक्शन रन्स। अगर मैं यहाँ पे करूं एक्स वाई जेड को कॉल कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सेव करते हैं। देखो अब यहाँ पे एक समझने वाली चीज ये है कि हमने लिख तो दिया नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, लेकिन हम एक्स वाई जी को इस तरह से कॉल नहीं कर सकते। हम हमने एक्स वाई जी को डिफाइन नहीं किया एक्सप्लिसिटली, हमने उसको अलग से डिफाइन हमें करना चाहिए था। दिस फंक्शन इज कॉल्ड सेकंड फंक्शन। ये एक्स वाई जी हमने लिख जरूर दिया, बट दिस इज नॉट द वे कि हम एक्स वाई जी को कॉल करें। अगर हमें कोई काम चाहिए एक्स वाई जी से, तो हमें अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स वाई जी इस तरह से डिफाइन नहीं होगा। आपको अगर इस फंक्शन को कॉल करना है, तो आपको सेकंड फंक्शन को ही रन करना पड़ेगा। और अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मान लो मैं लिखता हूँ कंसोल लॉग, और मैं लिखता हूँ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, और अब क्या आएगा, देखो अभी तक हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया, हमने बस उसका नाम लिख दिया। सेव करता हूँ, देखो क्या मिल रहा है, वो फंक्शन मेरे को एज इट इज दिखा दिया, एक
एक फंक्शन एज इट इज मुझे मिल गया कंसोल पे। तो अगर कभी भी मैं फंक्शन को इस तरह से लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, कहाँ गया, जैसे मैंने यहाँ पे पहले लिखा था, फंक्शन का नाम लिख दिया था मैंने, तो उसने क्या किया, जब मैंने सिर्फ नाम लिखा तो उसने एज इट इज वो पूरा का पूरा फंक्शन उठा के यहाँ पे चिपका दिया, इनर मतलब उसकी वर्किंग में। तो अभी जैसे मैंने लिखा है वो एज इट इज काम कर रहा था। तो जब भी आप फंक्शन का नाम लिखोगे तो वो पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज समझ लेगा। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल थिंग, इसमें भी कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था। अब हम देखते हैं कि जैसे देखो यार, ऑल दीज आर टर्मिनोलॉजीज विच आर इम्पोर्टेंट टू नो। एंड जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शंस को फर्स्ट क्लास फंक्शंस भी बोलते हैं, या फिर हम फर्स्ट क्लास सिटीजन्स भी बोलते हैं, सिटीजन्स भी बोलते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं? जावास्क्रिप्ट में हम एक ऐसी चीज कर सकते हैं जो बहुत लैंग्वेजेस में हम नहीं कर सकते। हम किसी भी फंक्शन में एक दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर, एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। अभी तो हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 को पास करके दिखाया था, 5 और 6 को, बट हम यहाँ पे एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन भी पास कर सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, जैसे फर्स्ट फंक्शन के अंदर ब्रैकेट्स में मैं लिख दूं सेकेंड फंक्शन। तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, मैं एक फंक्शन के अंदर फंक्शन भी पास कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। और मैं एक फंक्शन को वेरिएबल में भी स्टोर कर सकता हूँ, ये भी आप बहुत लैंग्वेजेस में नहीं कर सकते। और मैं फंक्शन को रिटर्न भी कर सकता हूँ। मान लो मैंने सेकंड फंक्शन यहाँ पे पास किया, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मुझे फर्स्ट फंक्शन था ना, फर्स्ट फंक्शन में जो भी पैरामीटर आए, लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन func। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल लॉग फंक्शन, और यहाँ पे मैं रिटर्न भी कर देता हूँ फंक्शन। वैसे तो इसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो जो फंक्शन मैं पास कर रहा हूँ वो मेरे पास ऑलरेडी है अलग से, बट चलो आपको दिखाने के लिए ये कर देते हैं, रिटर्न भी एक फंक्शन कर देते हैं। मैं फंक्शन को रिटर्न भी कर सकता हूँ। सेव करते हैं, देखो कंसोल लॉग उसने क्या किया, उसने ये func कंसोल लॉग कर दिया। func क्या था, सेकंड फंक्शन, तो उसने एज इट इज वो फंक्शन मुझे दे दिया। अब यहाँ पे इस फंक्शन को रिटर्न करने का, जैसे मैंने बोला, कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि मेरे पास सेकंड फंक्शन ऑलरेडी बाहर बना हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन इनर फंक्शन, इनर फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, और कंसोल लॉग कर देते हैं इनर फंक्शन रन्स, और इस इनर फंक्शन को हम रिटर्न कर देते हैं। अब इस इनर फंक्शन को हम रिटर्न कर देते हैं। अब ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है फर्स्ट फंक्शन के अंदर, बट मैं इसको रिटर्न करके इसके बाहर एक्सेस कर सकता हूँ। सेव करते हैं। अभी तो आउटपुट में शो नहीं होगा क्योंकि मैंने सेव नहीं करवा रखा, तो इसको कहीं पे सेव करवाते हैं। फर्स्ट फंक्शन की यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन और कंसोल लॉग। अब देखो यहाँ पे देखना, रिजल्ट जो है वो येलो में आ रहा है क्योंकि एक फंक्शन को रिटर्न करवाया। रिजल्ट लिखते हैं। अब कंसोल लॉग रिजल्ट में क्या आएगा, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी XYZ लिखा हुआ है, सो यहाँ पे पूरा इनर फंक्शन लिखा हुआ आ जाएगा। सेव करते हैं, देखो इनर फंक्शन पूरा लिखा हुआ आ गया, मैं पूरे के पूरे एक फंक्शन को गेट कर सकता हूँ। और हाँ, अगर मान लो मैं अब रिजल्ट में मेरा इनर फंक्शन है, अब अगर मैं कहूँ रिजल्ट को मैं इस तरह से लिख दूं, रिजल्ट को कॉल करवा दूं, तो क्या होगा, मेरा जो इनर फंक्शन है वो चल जाएगा, मेरा जो इनर फंक्शन है वो चल जाएगा इस तरह से करूंगा तो। सेव करता हूँ, देखो इनर फंक्शन रन्स।
मैं बाहर से एक अंदर के फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ बिकॉज मैंने उसे रिटर्न करवाया हुआ है, और जिस वेरिएबल में मैंने उसे स्टोर किया था मैं उसको कॉल कर सकता हूँ. दिस इज द एबिलिटी ऑफ फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट, एंड दिस इज व्हाई functions in JavaScript are the most one of the most important parts of JavaScript, one of the most crucial and fundamental parts of JavaScript. फंडामेंटल पार्ट तो हर लैंग्वेज का ही होता है फंक्शंस, बट जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस बहुत ही स्पेशल है. तो दिस व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट क्लास सिटीजंस. उन्हें मतलब फर्स्ट क्लास सिटीजंस बनाया जाता है, मतलब कहा जाता है. कंसोल लॉग हटा देता हूँ सारे. मेरा अभी और कौन सा कंसोल लॉग हो रहा है? अभी ये वाला कंसोल हो रहा है, बट फर्स्ट फंक्शन कहाँ चल रहा है? फर्स्ट फंक्शन को चला भी रखा होगा मैंने कहीं. अच्छा, ये फर्स्ट फंक्शन को कॉल भी कर रखा है. फर्स्ट फंक्शन को कॉल कर रखा है ये मैंने. ध्यान रखना इस बात का. अगर आप फर्स्ट फंक्शन को इस तरह से लिखोगे तो वो कॉल भी हो जाएगा. तो यहाँ पे वो फंक्शन कॉल हो रहा है. इसको मैं एक बार के लिए हटा नहीं, इसको नहीं हटाता, इसको हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉल हो रहा है. सेव कर. तो अभी कंसोल मेरा क्लियर हो गया. ठीक है जी. तो दीज ऑल आर फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट. अब एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही हल्का फुल्का सा क्वेश्चन कर लेते हैं फंक्शंस के ऊपर, और आप लोग बताओगे कि मेरे को वो क्वेश्चन कैसे करना है. मैं खुद नहीं करने वाला क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन है कि हमें दिया होगा गिवन एन एन गिवन, एक सेकेंड, गिवन टू वेरिएबल्स n and r, we have to find NCR. NCR सबको पता है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने +1 +2 में पढ़ रखा है NCR. n फैक्टो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल. यही होता है ना. फिर आपको क्या करना है, एक सेकंड, आपको ऐसे करना है, लेट n इज इक्वल टू कोई भी नंबर ले लो, 5 ले लो, एंड लेट r इज इक्वल टू 3 ले लो, और लेट कंसोल लॉग रिजल्ट कर दो. जब आप कंसोल लॉग रिजल्ट करो तो 5c 5c3 की वैल्यू आनी चाहिए. तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन लिखना है, और आपको ऐसे नहीं करना है, एक सेकंड, आपको करना है फंक्शन NCR इस तरह कर लो और इसको कॉल कर दो यहाँ पे. हाँ, ऐसे कर दो. यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास कर लो, n कॉमा r. सो NCR आपको फंक्शन लिखना है और इस तरह से कंसोल लॉग करना है, और आपको रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, मोस्ट प्रोबेबली नहीं, आई थिंक. हाँ, रिटर्न तो करना ही पड़ेगा इसमें, रिटर्न तो करना ही पड़ेगा. तो रिटर्न करना पड़ेगा आपको इसमें. सो इस तरह से आप NCR फंक्शन लिख दो बस फटाफट. तो देखो, इस चीज को फाइंड आउट करते हुए मेरे को फैक्टोरियल तो चाहिए ही होगा, है ना. तो एक काम करते हैं, पहले फैक्टोरियल ही बना लेते हैं. सो कॉन्स्ट फैक्ट इज इक्वल टू, मैं एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ, आप दूसरा भी कर सकते हो. फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट फैक्टोरियल हम किसी भी एक नंबर का ही निकालेंगे तो n लिख लेते हैं. एक रिजल्ट चाहिए होगा जो रिटर्न करेंगे, तो रिजल्ट इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं क्योंकि मिनिमम एक रिजल्ट फैक्टोरियल का तो 1 आएगा ही आएगा. तो एक फॉर लूप लगा लेते हैं जो कि शुरू होगा i इज इक्वल टू 2 से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि अगर 1 है तो हम सीधे सीधे हम उसका 1 ही करवा देंगे. अगर 1 से ज्यादा है तो वो 2 से शुरू हो और वो खत्म हो n इज स्मॉलर देन इक्वल टू i इज स्मॉलर देन इक्वल टू n, और i प्लस प्लस. तो वो कुछ इस तरह से चले मेरा फॉर लूप. फॉर लूप में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट होगा, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट
इंटू फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई होता है इंटू आई। अब इस चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, सो मतलब दोनों का सेम ही होता है, चाहे ये प्लस में भी डिवाइड में भी माइनस में भी ये सेम ही होता है। ये एक ऑपरेटर है जो कि बहुत ही कॉमन है। रिजल्ट इज इक्वल, तो ये जो चीज है देखो, ये जो दो लाइंस हैं ये बिल्कुल सिमिलर हैं, चाहे आप रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू आई लिख लो चाहे इस तरह से लिख लो। सो इस वाले ऑपरेटर का मतलब ही यही होता है कि रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू आई। तो इस वाले को मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं करता हूँ रिटर्न रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट एन सी आर, एन सी आर इज, दूसरा ही फंक्शन बना लेते हैं यार, एरो रहने देते हैं, फंक्शन एन सी आर, ठीक है। एन सी आर मेरा क्या लेता है, एन कॉमा आर, एन कॉमा आर लेगा। अब एन कॉमा आर में मेरे को क्या चाहिए होगा, यहाँ पे भी एक रिजल्ट ले लेते हैं, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, अब देखो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम नहीं है, ये मतलब ये वाला रिजल्ट ऊपर वाले फंक्शन के अंदर है, तो ये इंटरफेयर नहीं करेगा इस वाले रिजल्ट फंक्शन के रिजल्ट से। बट हाँ यहाँ पे आप लेट ही यूज करो, लेट या कॉन्स्ट, लेट यूज करो आप, ठीक है। और बाकी वैर या कॉन्स्ट वगैरह मतलब अभी आप रहने दे सकते हो, तो लेट यूज कर सकते हो। तो लेट यूज करो एंड लेट रिजल्ट इज इक्वल टू यहाँ पे वन कर लेते हैं एक बार के लिए। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि वन भी क्यों करना है, वन फैक्ट ऑफ, फैक्ट ऑफ एन डिवाइड बाय, ब्रैकेट करते हैं, फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर इंटू फैक्ट ऑफ आर, यही होता है ना, एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो ये चीज आ गई रिजल्ट में। अब हम क्या कर देते हैं, रिटर्न रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट सेव करते हैं, देखते हैं कैसे चल रहा है। सेव करते हैं, सेव करते हैं एंड हमारे पास आंसर है 10। 5c3 10 होता है, 5c3 होता है 4 इंटू, नहीं 5 इंटू 2, हाँ सही है, 10 नहीं होता, 5c3 होता है 10, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारा। एंड इस तरह से हो सकता है, हमने यही बेसिक एक फंक्शन का यूज है कि हमने एक ही फंक्शन को देखो कितनी बार यूज कर लिया, फैक्टोरियल हमें इतनी बार चाहिए था, 3 बार हमें फैक्टोरियल हमने यूज कर लिया। हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी, गॉट इट। सो इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया। हमने एरो फंक्शन को एक बार के लिए मिस किया था, तो एक बेसिक सी डिस्कशन हम एरो फंक्शन पे भी कर लेते हैं, एक बेसिक सी ओवरव्यू ले लेते हैं एरो फंक्शन पे। हम आगे कभी डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। सो इसको एक बार के लिए कमेंट करता हूँ। तो एरो फंक्शन पे एक बेसिक सी चीज बताना चाहता हूँ कि एरो फंक्शन में हम अभी जैसे यहाँ पे मान लो मान लो यहाँ पे कोई भी, मान लो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पे इस एरो फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एरो फंक्शन को पहले तो एक काम कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो थर्ड फंक्शन रन्स एंड इसमें हम इसको हटा सकते हैं, इन ब्रैकेट्स को हटा सकते हैं और इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सेव करते हैं, देखो थर्ड फंक्शन रन ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, एज इट इज काम करता है। सो एरो फंक्शन में हम ये ब्रैकेट्स हटा सकते हैं। सो हमारे पास ये कन्वीनियंस आ जाती है कि हम ये ब्रैकेट हटा सकते हैं। और अगर मान लो कुछ भी हम इस तरह से कर रहे हैं, मान लो 5 और 6 मैं सम करना चाह रहा हूँ, सो ए कॉमा बी एंड हमें मान लो रिटर्न करना है, अब इस बार हमें रिटर्न करना है। सो लेट रिजल्ट इज इक्वल टू
ठीक है, तो कंसोल लॉग रिजल्ट करते हैं, कंसोल लॉग रिजल्ट, और मैं यहाँ पे अब इस बार रिटर्न करना चाह रहा हूँ। तो ये जो कंसोल लॉग स्टेटमेंट थी, ये तो सिर्फ एक स्टेटमेंट थी ना, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। लेकिन अगर मान लो हम कहें कि रिटर्न है, तो एक ही स्टेटमेंट है, रिटर्न a प्लस बी। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को रिटर्न लिखना है, तो यहाँ पे मेरे को रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर मैं किसी और फंक्शन में होऊंगा और डायरेक्टली सिर्फ a प्लस बी लिख दूंगा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। लेकिन एरो फंक्शन की खास बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड नहीं भी लिखूंगा, अगर सिर्फ एक ही लाइन का कोड है और रिटर्न कीवर्ड मेरे को नहीं लिखना, तो मैं ना लिखूं, मतलब वो सीधे सीधे a प्लस बी रिटर्न कर देगा। सेव करते हैं, तो 11 आ गया, क्योंकि वो रिजल्ट में सेव हो गया और रिजल्ट को हमने कंसोल कर दिया। एरो फंक्शन की ये खास बात है, बहुत ही छोटा बना देता है कोड ये हमारा। यहाँ पे भी हम इसको, अगर हम एरो फंक्शन में चेंज करें, तो एरो फंक्शन में चेंज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन इसको हटाओ, इसको यहाँ पे ऐसे लिख दो। सो ये बन गया हमारा एरो फंक्शन। और अगर एक ही स्टेटमेंट है, तो इसको भी हटा दो, ये जो दो पेरेंथेसिस करली ब्रैकेट्स आपको दिख रही हैं, इनको भी हटाओ और इसको आप आगे लिख दो, तो एक ही लाइन में आ गया। अरे सेकेंड, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे हमें ये लगाना पड़ेगा, नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। तो अब सही हो गया, ये वाली ब्रैकेट आ गई है ना, तो अब सही हो गया। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, तो हाँ, अब ये एक लाइन में आ गया। ठीक है, अब ये एरो फंक्शन बन गया, अब ये एक लाइन में आ गया। सेव करता हूँ, तो क्लिक में पे क्लिक करता हूँ, इनर फंक्शन रन्स। ठीक है जी, सो दिस वाज एरो फंक्शन, अ लिटिल बिट अबाउट एरो फंक्शन। आगे चल के फिर हम कुछ और बात कर सकते हैं।